अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आपने टॉपिक देख लिया है, आज का हमारा टॉपिक है शेख इमाम बख्श नासिक। बहुत अजीम हस्ती हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी शोरा के बारे में पढ़ाते हैं तो हम हमेशा 5 टॉपिक लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 5। लेकिन इनके टॉपिक कितने हैं? 6। एक ज्यादा है, यानी कुछ एक स्टेप ज्यादा काम किया है। शेख इमाम बख्श नासिक दबिस्तान लखनऊ के मामार माने जाते हैं। मामार यानी आपको पता है कि जितने भी शोरा हुए हैं वो 2 दबिस्तानों में काउंट होते हैं। वैसे दबिस्तान और भी हैं, दबिस्तान अजीमाबाद भी है, दबिस्तान रामपुर भी है, और भी दबिस्तान है। लेकिन उर्दू में सबसे अहम जो दबिस्तान माने जाते हैं, एक है दबिस्तान लखनऊ, एक है दबिस्तान दहली। एक दबिस्तान दहली, एक दबिस्तान लखनऊ। लखनऊ एक स्कूल है पूरा, शौरा का, शायरों का एक पूरा स्कूल है पूरा। उसके मामार समझे जाते हैं, उसके निर्माता समझे जाते हैं। इतनी अजीम शख्सियत कौन है? शेख इमाम बख्श नासिक। तो आइए इनके बारे में हम बारी बारी सब चीज़ों को पढ़ते हैं और स्ट्रीटली आपको बताते चलते हैं कौन सी चीज़ आपके इम्तहान में अटकेगी, कहाँ से आपके सवाल बनने की इम्कान रहते हैं, उन चीज़ों की तो निशानदेही करते चलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले पढ़ेंगे तारुफ, फिर पढ़ेंगे इब्तिदाई ज़िंदगी, फिर पढ़ेंगे शख्सियत और हालात ज़िंदगी, फिर पढ़ेंगे नासिख की गज़ल गोई की खुसूसियात, जो कि हम गज़ल गोई शोरा के बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ेंगे नासिख की इस्लाह ज़बान, ये थोड़ा काम इन्होंने यूनिक किया है जो नॉर्मली सबने नहीं किया है। और आखिर में है नासिख की अहम तसानीफ, जो हम नॉर्मली सबसे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके तारुफ से, जाए पैदाइश, जाए वफात वगैरह से बनते हैं। और उसके बाद सवाल सबसे ज़्यादा किससे बनते हैं? अहम तसानीफ से, इससे ही सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। बाकी चीज़ें आपको सिर्फ जहन में रहना ज़रूरी है कि इसकी लाइफ में क्या स्पेशल हुआ है। कुछ स्पेशल रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूंगा। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तारुफ। बीच में कोई टॉपिक अगर आपको वीडियो में नहीं मिले तो आप समझ जाना वो वीडियो कहाँ मिलेगा? आपको ऐप में मिलेगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तारुफ। नाम इनका है शेख इमाम बख्श। क्या नाम है? शेख इमाम बख्श। और तखल्लुस इन्होंने रखा है नासिक। क्या रखा है? नासिक। ये नासिक रखने के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, बता सकता, पर एक जगह मैंने पढ़ा था, एक जगह कितना ऑथेंटिक है ये नहीं पता, बस मैं वही बता सकता हूँ, मैंने पढ़ा था। नासिक बना है नौसिखिए से। आपसे ना क्या नौसिखिए आदमी कुछ नहीं आता, तो इन्होंने अपने आप को नासिक यानी किसी से सीखा हुआ नहीं है, खुद ने अपने आप से सीखा। ये किसी के शागिर्द नहीं रहे, किसी से इस्लाह नहीं लिए, और उसके बाद भी एक लखनऊ स्कूल के, एक दबिस्तान के क्या कहलाए? मामार कहलाए हैं। इसलिए अपना क्या नाम रखा इन्होंने? नासिक। इन्होंने अपना क्या रखा? तखल्लुस रखा है। लकब इनका पहलवान सुखन। इनको ना एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा शौक था, बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा शौक था उस जमाने में, इसलिए इनको पहलवान सुखन के नाम से जाना जाता है। डिटेल में आगे आपको बताता चलूंगा। पैदाइश इनकी हुई है 1772 फैजाबाद में, और वफात इनकी हुई है 1838 ईस्वी लखनऊ में। और दोनों जगह का है दोस्तों? यूपी में। कहा है? यूपी में। फैजाबाद में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनका क्या हुआ है? इंतकाल हुआ है। फैजाबाद किसे कहते हैं? जो करंटली आज के टाइम अयोध्या है उसे फैजाबाद पहले कहा जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में कि शुरुआत की जिंदगी इनकी कैसे गुजरी है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान। तिजारत की गरज से फैजाबाद चले आए थे, तिजारत यानी बिजनेस के लिए आए थे। नासिक की कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। जब छोटे थे तो इनका इंतकाल हो गया था वालिद साहब का, और वालिद साहब की वफात के बाद खुदा बख्श नामी एक रईस ने इनको गोद ले लिया था। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको कहीं कहीं किताबों में दोस्तों आपको मिलेगा कि खुदा बख्श उनके वालिद का नाम था, खुदा बख्श उनके वालिद का नाम था, और आगे की डिटेल नहीं मिलेगी। लेकिन ज्यादातर ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, मैंने वहां चेक किया है कि नासिक की कम उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिनका नाम कहीं मेंशन नहीं है। और वालिद के इंतकाल के बाद खुदा बख्श नाम का एक आदमी था, रईस इंसान था, जिन्होंने उनको क्या ले लिया था? गोद ले लिया था। वो उनके वालिद नहीं थे, वालिद का नाम खुदा बख्श नहीं है। लेकिन कहीं की किताबों में मिलेगा आपको कि नासिक के वालिद का नाम क्या है, तो लिखा हुआ खुदा बख्श, जो कि करेंटली सही नहीं है। उन्हीं के जेर असर इनकी तालीम और तरबियत हुई और उनकी जिंदगी ऐश और आराम में गुजरी, क्योंकि रईस आदमी थे, अमीर आदमी थे। खुदा बख्श की वफात के बाद उनकी जायदाद के वारिस भी कौन बने? नासिक बने, क्योंकि वही उनकी इकलौती औलाद बन चुके थे। अब बात करते हैं दोस्तों शख्सियत और हालात जिंदगी के बारे में। शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बहुत अजीम शख्सियत है। इनके बारे में काफी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताता चलूंगा। आपको पिछले पेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं किसी चीज पर। इस पेज में आपको क्या याद रखना है? पहलवान सुखन। क्या याद रखना है? पहलवान सुखन, IMP।
किसको पहलवान सुकून कहा जाता है? शेख इमाम बख्श नासिक को 1772 1838 याद रख लेना। इस पेज पे से कोई बात नहीं है, खुदा बख्श वाली बात मैंने आपको बता दी है, नहीं याद रहे तो एग्जाम में आता नहीं, वैसे सवाल पूछा नहीं गया है। अब बात करने दो आपको नासिक के बारे में, जिंदगी के बारे में क्या याद रखना है? 4-5 बातें। पहली बात, काले कलूटे थे, भद्दे थे, शान शक्ल से अच्छे नहीं थे, इस वजह से फ्रस्ट्रेट रहने की वजह से जिम जाते थे, बहुत ज्यादा खड़े जाते थे, बहुत ज्यादा कसरत का काम करते थे, वर्जिश करते थे, और सिर्फ उनका शरीर हट्टा कट्टा और डील डॉल वाला मजबूत था। ठीक है, ये बात आपको उनके बारे में याद रखनी है। जोहर में बैठते थे, 5 सिर खाना खाते थे, और जब एक बादशाह ने उनको बुलाया किसके लिए? मलिकुल शुरा का खिताब देने के लिए, तो उन्होंने ये मना कर दिया, छोटे मोटे बादशाह से मैं नहीं लूंगा, इस वजह से उनको छोड़कर इलाहाबाद जाना पड़ता है। कुछ खास बात आपको रिपीट कर लेनी है, ज्यादा बातें याद नहीं भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहलवान सुखन बस बड़ी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नासिक की गजल गोई की खुसूसियात। नासिक ने भी गजलें कही हैं, दर्द ने भी गजलें कही है, मीर तकी मीर ने भी गजलें कही है, लेकिन सभी शायरों का, सभी शौरा का गजल लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे मीर तकी मीर की गजलों को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा जाता है, उनकी गजलों में यास पाया जाता है, एक दुख दर्द पाया जाता है। जब दर्द की गजलों की बात करते हैं तो उसमें तसव्वुफ पाया जाता है। अब बात करते हैं नासिक के बारे में, नासिक गजलों में क्या खास है, आइए देखते हैं। जब दिल्ली में हालात खराब हुए तो बहुत से दहलवी शायर दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले आए। दिल्ली कई बार उजड़ी है, बर्बाद हुई है। ये सब अपने अंदाज, अपने उसलूब और अपने रंग में शायरी करते थे, लेकिन नौजवानों ने, लखनवी शौरा ने अपना नया रंग और नया उसलूब इजाद किया। किसको देखकर? नासिक को देखकर। यही रंग दबिस्तान दहली कहलाया। क्या कहलाया? दबिस्तान दहली कहलाया। दबिस्तान लखनऊ के शौरा ने जबान, अंदाजे बयान, सनतों का इस्तेमाल, ख्यालात और जज्बात की पेशकश के लिए नया उसलूब इजाद किया, और यही लखनवी शौरा का रंग था। लखनवी शौरा और दबिस्तान दहली में दो में अलग बात है। दिल्ली के जो शौरा थे उनमें हकीकत निगारी है, हकीकत पसंदी है, इश्क़े हकीकी है, बनावटीपन नहीं है, तसन्नो नहीं है, ठीक है, उसमें दर्द वलम पाया जाता है। जबकि लखनवी शौरा की खास बात है, इसमें शादमानी है, सुरूर है, इसमें रिंदी है, इसमें रेख्ती नाम की एक अलग सिन्फ का इजाद हुआ है। यहाँ के लोग आराम और ऐशो आशाइश में जीने वाले लोग हैं। इनकी शायरियों में, इनकी गजलों में ये चीज पाई जाती है। तो ये दोनों बहुत मुख्य या बहुत खास बातें हैं जो इन दोनों दबिस्तान को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। इन सब की जबान वही थी, लेकिन अंदाज बयान थोड़ा अलग था। इन शायरों में सबसे अहम नाम नासिक का है। दबिस्तान लखनऊ में सभी शौरा का ढंग अलग था दबिस्तान दहली से, लेकिन इन सब में जो अहम शायर था वो कौन? दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? नाम इसका क्या था? नासिक था, शेख इमाम बख्श नासिक। और दूसरा नाम कौन सा था? आतिश। कौन सा था? आतिश। जबान और इस्लाह जबान पर हद से ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। फरसूदा, बेकार, मामूली, बनावटी और बेकैफ ख्यालों को भी दिलकश जबान अंदाज में पेश करके गैर मामूली बना दिया जाता था। ऐसी बातें जो फालतू की बातें हैं, ऐसी बातें जिनका कोई सेंस नहीं हो, सेंसलेस बातों को भी अल्फाजों के तोड़ मोड़ से कर बहुत ज्यादा बढ़िया बना दिया जाता था। और असल में इनकी जब मैं गजल पढ़ाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करके बनाया गया है। अल्फाज और उसलूब तो उन्होंने दिलकश इस्तेमाल किया, बात रुखी फीकी मालूम होने लगी। अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने लगे, उसलूब यानी ढंग अच्छा इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन जो दिलकशी थी, जो बात थी, वो बात बिल्कुल रूखी फीकी लगने लगी। बात कैसी थी? रूखी फीकी थी। बात में दम नहीं था, बस अल्फाज में और ढंग में नया दम था। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मवाद से ज्यादा जाहिरी हैयत पर तवज्जो दी जाने लगी। मवाद यानी कंटेंट जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां ख्याल से ज्यादा जबान पर तवज्जो दी गई, जिसका बड़ा फायदा यह हुआ कि जबान में बहुत सुधार होने लगा। इसका फायदा भी हुआ, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों है, ठीक है। नासिक इस मामले में अपने दौर के सबसे मकबूल शायर रहे हैं। नासिक के दौर में 3 असनाफ खास तौर पर तरक्की कर रही थी। एक गजल, दूसरी मरसिया और तीसरी मसनवी। ये तीनों उस दौर में लिखी जाने लगी। नासिक ने गजल पर तवज्जो दी, बल्कि नासिक एक अहद साज शख्सियत की हैसियत रखते हैं।
उन्हीं को लखनऊ स्कूल दबिस्तान स्कूल का बानी माना जाता है। रेड मैंने कर दिया है ताकि आपको समझ में पड़ जाए कि चीज क्या है, आईएमपी है। उन्हीं के दौर के दूसरे अहम शायर, इनके हम असर शायर कौन है, हैदर अली आतिश। कौन है, हैदर अली आतिश, इनका तखल्लुस है। इनको दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर माना जाता है। इन दोनों में अदबी चश्मक भी रहा करती थी। अदबी चश्मक के बारे में पहले बयान कर चुका हूं। एक शायर का दूसरे शायर के बारे में ये बताना कि देख मैं तेरे से बढ़िया लिख के दिखा सकता हूं, फिर तूने लिखा मैं तेरे से बढ़िया लिखूंगा, तूने लिखा मैं और बढ़िया लिखूंगा, और एक दूसरे की कांट छाट करना, टांग खिंचाई करना, ये अदबी चश्मक कहलाती है। लेकिन हाथा लड़े झगड़े से नहीं, बातों से नहीं, बल्कि अपने कलाम से। आतिश दबिस्तान लखनऊ के शायर होते हुए भी अपने कलाम को दहली रंग में भी पेश करते थे, क्योंकि उनके कलाम में तसव्वुफ था, और तसव्वुफ दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात है। तसव्वुफ किसकी खुसूसियात है, दबिस्तान दहली की है। आतिश थे तो कहां के, लखनऊ के, लेकिन दहली वाला रंग भी इन्होंने जगह जगह इस्तेमाल किया है। नासिक और आतिश से पहले दबिस्तान लखनऊ पर दहली से आने वाले शुअरा का राज था, जिनमें सौदा, मीर, सोज और मजहबी जुरत अहम है। इनका पहले राज था, लेकिन जब नासिक और आतिश जब इस दबिस्तान में कूदे तो ये सब क्या पड़ गए, फीके पड़ गए। जब 1798 में नासिक ने शायरी की इब्तिदा की तो दहली शुअरा की तूती बोलती थी, लेकिन बहुत जल्द ही मीर, मसहफी जुरत जैसे शायरों की मौजूदगी में नासिक ने अपना लोहा मनवा लिया। ये मसहफी जुरत, मीर तक मीर बहुत अजीम शायर थे, बहुत नाम था, बहुत तूती बोलती थी, जगत में नाम था। लेकिन जब नासिक इस मैदान में कूदे तो पता लगा नासिक भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भले मीर ने इनको मना कर दिया था इस्लाह देने के बाद भी। नासिक को तर्ज कदीम को मनसूख करने वाला तर्ज जदीद का बानी माना जाता है। मनसूख कहते हैं खत्म कर देना। कदीम तर्ज, जो पुरानी तर्ज चली आ रही थी, को क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया। जदीद तर्ज के बानी होने के साथ साथ उस नाजुक ख्याली पुर शिकवा और बुलंद आहंग अल्फाज का इस्तेमाल और दाखिलियत से ज्यादा खारजियत पर तवज्जो दी जाने लगी। एक होता है दाखिलियत, एक होता है खारजियत। सवाल आता है, दाखिलियत किसकी पहचान है, दबिस्तान दहली की, और खारजियत किसकी पहचान है, दबिस्तान लखनऊ की। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, खारजियत और दाखिलियत। खारजियत में बाहरी चीजों को बनाया जाने लगा, दाखिलियत में भीतरी चीजें, दिल के एहसास, जज्बात, भावनाएं, दिल की कैफियत को बयान किया जाता है। खारजियत में बनावटीपन, सुंदरता, खूबसूरती, इस चीजों को पेश किया जाता है। नासिक की शायरी को खारजी आराइश, जेबाइश के एतबार से कमाल फन का नमूना कहा जा सकता है। वो माहिरीन फन और माहिरीन जबान थे। कवाइद और अरूज पर भी उन्हें अरूज में भी माहिर थे। अरूज ये सनाए बदाए वाला जो चैप्टर है उसी को अरूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्म अरूज कहते हैं। कवायद कहते हैं ग्रामर को, और माहिर जबान यानी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। आराइश और जेबाइश कहते हैं सजाना संवारना। भाषा के बारे में इनको अच्छी क्या थी, नॉलेज थी कि भाषा को किस तरह सजाया संवारा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक स्पेशल काम जो नासिक ने अलग से किया है, नासिक की इस्लाह जबान। ये बहुत लंबा डिटेल में टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर मैं सिर्फ नासिक का इस्लाह जबान का टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे 1 घंटा और चाहिए अलग से पढ़ाने के लिए, लेकिन चूंकि इससे इतना डिटेल सवाल आएगा नहीं। हयातो खिदमत में यही बातें जो पूछी जाती है मैं वो चीज मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। नासिक को मुस्लह जबान की हैसियत से जाना जाता है। मुस्लह कहते हैं सुधारक। आपने नाम सुना होगा समाज सुधारक, सामाजिक ज्ञान में समाज सुधारक। इनको मुस्लह जबान, भाषा सुधारक माना जाता है। इन्होंने शायरी से ज्यादा उसूल शायरी और शायरी के फन पर ज्यादा ध्यान दिया है। यही वजह है कि इनकी शायरी उसूलों पर खरी उतरती है, लेकिन इसमें फीकापन बहुत ज्यादा है। उर्दू जबान की इस्लाह की तराश और खराश में जो हिंदी अल्फाज बाकी बच गए थे उनको नासिक ने निकालकर अरबी और फारसी की लतीफ अल्फाज में शामिल कर दिया। यानी उर्दू जबान जो कि हिंदुस्तानी जबान है, उर्दू जबान जो कि खड़ी बोली से निकलने वाली जबान है, और उर्दू और हिंदी दोनों आपस में बहने हैं। तो उर्दू जबान में हिंदी के काफी अल्फाज क्या थे, पहले मिक्स थे। नासिक की वो शख्सियत है जिन्होंने जो बच गए, जो छोटे मोटे जो लफ्ज बच गए थे हिंदी के, उनको भी निकाल के क्या कर दिया, बाहर कर दिया कि अब से उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उनकी जगह अरबी के और फारसी के लफ्जों को क्या किया इन्होंने, उर्दू में शामिल कर लिया और कहा कि अब से उर्दू में ये लफ्ज बोले जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लफ्ज हैं, वो मैं आपको जबान वाले चैप्टर में, भाषा के इब्तिदा वाले चैप्टर में, जबान के इब्तिदा के चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा। जबान की बारीकियों और नजाकतों पर नासिक ने खास तवज्जो दी है।
नासिक का नाम जबान की सफाई में और मतरूकात के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने वालों में सरे फहरिस्त है। ये मतरूकात मैंने आपको गजल वाले चैप्टर में बार बार बताया है। एक लफ्ज होता है यहां, क्या होता है? एक होता है वहां, क्या होता है? वहां। एक होता है हाँ। तो असल में वर्ड गलत है, सारे क्या लफ्ज हैं? ये मतरूक लफ्ज हैं जो इससे पहले उर्दू में काम में लिए जाते हैं। फिर नासिक साहब आए, नासिक साहब ने कहा यहाँ क्या होता है? यहाँ नहीं होता, बल्कि क्या होता है? यहाँ। क्या होता है? यहाँ होता है। आज से ये लिखेंगे, ये क्या हो गया? गलत, और ये सही है। आज से वहां नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वहां। क्या लिखेंगे? वहां। और इनकी बातों को लोगों ने फिर माना भी, ये गलत और ये सही है। हाँ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ। क्या लिखेंगे? यहाँ। और ये सही है, गलत है। ये सब बातें बताना कौन था? नासिक साहब है। जबान की इस्लाह के साथ साथ उन्होंने सबसे अहम काम यह अंजाम दिया कि उर्दू जबान में उन्होंने बहुत की इस्तिलाहात मुरतब की, जिनसे जबान फहमी और शेर फहमी में बहुत आसानियां होने लगी। इस्तिलाहात कहते हैं दोस्तों परिभाषा को, लफ्जों की परिभाषा बताना कि इस लफ्ज को इस जगह ऐसे काम में लिया जाएगा, इस लफ्ज का असल में काम यह है। यह बात किसने बताई? नासिक साहब ने। उन्होंने तकरीबन 48 इस्तिलाहात और उर्दू में मुतय्यन की है। किसमें की है? उर्दू में मुतय्यन की है। उम्मीद करता हूं कि नासिक से बची कोई बात मैंने आपके लिए छोड़ी नहीं होगी। नासिक के से यही सवाल आपके बनने वाले हैं और भी ज्यादा डिटेल में समझना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, हो सकता है पिछली यूट्यूब वाली क्लास में कुछ जगह करेक्शन रह गए हैं, कोई गलतियां रह गई है, कोई लाइन ऊपर नीचे है, तो आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान के इस क्लास को आप ऑथेंटिक मान लीजिएगा। इसी क्लास में जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको दोबारा चेक किया है, 5 बार चेक किया है, ताकि इस बार कोई गलतियां नहीं रहे। पिछली बार सिलेबस बहुत जल्दी लास्ट टाइम में चेंज हुआ था, तो मैंने बहुत जल्दी में कोर्स करवाया था, इसलिए उसमें काफी गलतियां जगह जगह मैंने भी पाई हैं, काफी जगह करेक्शंस रहे हैं। आप उन चीजों को मिला लीजिएगा। नासिक का वीडियो होता है खत्म। अब मैं पढ़ाऊंगा नासिक की आपको गजल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।